हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। आई होप बिल्कुल मस्त होंगे और पढ़ाई चल रही होगी। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का एक नया लेक्चर लेकर के हम आ गए हैं आपके लिए। और आज हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस थ्योरम पर बात करने वाले हैं। बात करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस थ्योरम पर बात करेंगे और इस पर बढ़िया से कुछ क्वेश्चंस करेंगे। गॉसियन थ्योरम जानेंगे और गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास पर देखने वाले हैं। तो आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो वेलकम टू एम एकेडमी और मैं विपिन सर। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है, ध्यान दो। इससे पहले हम एक बात करेंगे भाई, एरिया की बात करते हैं। एरिया आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा। एरिया क्या होता है भाई? एरिया का मतलब क्या होता है आपको पता होगा। डिफरेंट शेप का डिफरेंट एरिया होते हैं, है ना। तो आपने पढ़ा इस एरिया कैसी क्वांटिटी थी, स्केलर। एरिया के बारे में पढ़ा होगा आपने, स्केलर क्वांटिटी है। बट आज हम लोग बात करेंगे एरिया वेक्टर की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे भाई? एरिया वेक्टर की बात करेंगे। जरा ध्यान से देखिएगा, एरिया वेक्टर का मतलब क्या बेटा आप समझ लो। जो एरिया वेक्टर होता है, जो एरिया वेक्टर है, इट इज ऑलवेज, इट इज परपेंडिकुलर, इट इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ये सरफेस पर कैसा होता है बेटा? परपेंडिकुलर होता है। जरा ध्यान से देखिएगा। अब आप मान लो आपने पढ़ा था भाई ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस हो गया और ये जेड एक्सिस हो गया। आपको पता है इधर से आई कैप लेते हैं हम लोग, इधर से जे कैप लेते हैं और इधर से के कैप लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, ये एक्स आई कैप, वाई जे कैप और जेड के कैप कंसीडर करते नहीं करते? हाँ। अब यहां पे जरा ध्यान से देखो, अगर मान लो हमारे पास यहां पर एक स्क्वायर बना हुआ है, ये स्क्वायर है और इस स्क्वायर की जो साइड है ये ए है और ये बी है, तो ये भी ए होगा। नहीं, रेक्टेंगल मान लो ये ए है तो ये भी कितना होगा? बी होगा। अब हमको पता है भाई एरिया इक्वल टू क्या होता है? एरिया इक्वल टू क्या होता है? एरिया इक्वल टू का लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाएगा। मतलब ये लेंथ हो गई, ये ब्रेथ हो गई, लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाएगा, है ना। अगर हमें बेटा क्या दिया जाए, एरिया वेक्टर दिया जाए। आपको एक चीज और पढ़ाई गई थी, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगर ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं तो समझो ऐसा भाई, ये जो जेड एक्सिस है, ये जो जेड एक्सिस है वो कुछ ऐसे बना हुआ है। इस पर ये 90, इनके बीच का एंगल 90, इसके बीच का एंगल, इसके सभी एक दूसरे से म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। जब ये एक दूसरे से म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं तो एंगल कितना बनाएंगे? 90 बनाएंगे जा करके। क्या बनाएंगे? 90 बनाएंगे जा करके। अब बात को समझो जरा यहाँ पर। अब जो इस प्लेन है या सरफेस है, इस सरफेस पर जो एरिया वेक्टर होगा कैसा होगा? परपेंडिकुलर होगा। एरिया वेक्टर कैसा होगा? परपेंडिकुलर होगा। तो ये भी इस पर परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है। लेकिन आप बताओ एरिया वेक्टर किस डायरेक्शन में है? तो जेड एक्सिस में है ना। तो जेड एक्सिस क्या होता है? के कैप। तो अगर एरिया वेक्टर बोले तो इसे हम बोलेंगे ए बी जे, नहीं के कैप। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? के कैप। मतलब देखो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। अब इस पर ये क्या है? परपेंडिकुलर है। जब ऐसे परपेंडिकुलर हो जाएगा तो किसके डायरेक्शन में आएगा? ये दोनों सेम डायरेक्शन में आ जाएंगे। आई बात समझ में? क्लियर हो गई? हाँ। तो यही कह रहा है एरिया वेक्टर आ गया। तो एरिया अब कैसी क्वांटिटी आ गई? वेक्टर क्वांटिटी आ गई। यूनिट तो सेम होगी, मीटर स्क्वायर, है ना। सेंटीमीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर, डिफरेंट हो सकती है। आई बात समझ में? अच्छा, एक एग्जाम्पल और लाओ, समझो। एक एग्जाम्पल और समझो। मान लो बेटा हमारे पास ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्स जेड एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ये एक्स है और ये जेड है। अब मान लो कंसीडर करो यहां पर प्लेन हो जाए, वो ये क्या है? सर्किल है।
मान लो सर्किल है और इस सर्किल की रेडियस कितनी हमने कहा आर रेडियस की एक कोई है सर्किल है। अब क्या होगा भाई, अब देखो ये जो सर्कल है, सर्कल कहां पर है, YZ प्लेन पर है। तो जब YZ प्लेन पर होगा तो इसका मतलब क्या, एक्स एक्सिस के कैसा होने वाला होगा बेटा, परपेंडिकुलर होगा, एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर। ध्यान से देखो, अब ये दोनों परपेंडिकुलर हैं और ये अब जेड एक्सिस है, इस पर ये भी तो जेड एक्सिस होगा, तो ये इस पर क्या आ गया, परपेंडिकुलर आ गया। तो अब सर्किल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। अगर हमें एरिया वेक्टर देना हो तो क्या करना पड़ेगा, पाई आर स्क्वायर वेक्टर देना ना। वेक्टर मतलब क्या, किस एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है, एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर नहीं है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है। समझो मेरी बात, मान लो ये हाथ है मेरे, एक ये है, कैसे देखा दो, हाँ ऐसे, ये दोनों हाथ परपेंडिकुलर हैं, एक ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, समझ में आ रही बात है कि जब ये वाला, ये y एक्सिस और ये z एक्सिस, ये सभी क्या बेटा म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। जब म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं तो समझो मेरी बात को भाई, ये इस पर परपेंडिकुलर है, ये दोनों x और z क्या है, x y z म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, तो ये y और z भी क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं। ये जो प्लेन है या सरफेस है ये कहाँ पर है, y और z प्लेन में है। जब ये y और z प्लेन में है तो इसका मतलब इस ऐसे रखा हुआ होगा, तो अब इस पर जो x एक्सिस होगा कुछ ऐसे तो बनेगा जाकर के ऐसे बाहर की ओर, और बाहर की ओर कौन है, x एक्सिस। x एक्सिस का मतलब क्या हो गया, आई कैप, क्या हो गया, आई कैप। और यहीं पर अगर बेटा मैं ऐसा कुछ बना दूं, ये मान लो हमारे पास x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये z एक्सिस है, और यहाँ पे कोई प्लेन कर दिया जाए, मान लो हमारे पास स्क्वायर कर दिया जाए। अब ये स्क्वायर हो गया, ए साइड है, ए साइड है, ए साइड है और ये ए साइड है। अब अगर इसकी बात करें तो देखो ये कहाँ पर है, x और z प्लेन पर है। इसका मतलब ये क्या होगा हमारे पास, ये हमारे पास एरिया वेक्टर हो जाएगा और y भी इसके पैरेलल होगा। तो हम इसका एरिया निकालें या एरिया वेक्टर निकालें तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड स्क्वायर होता है इनटू, अब बताओ क्या होगा भाई, कहाँ पर है, जब x और z प्लेन में है तो y के क्या होगा, ये पैरेलल होगा। तो y के पैरेलल मतलब क्या, j का। तो एरिया वेक्टर समझ पाए बेटा आप, एरिया वेक्टर समझ पाए क्या होता है, बहुत बढ़िया चीज है, बहुत दिमाग लगाना है। एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। एकदम याद रख लो भाई, काम आने वाला, बिल्कुल धड़ाके से काम आएगा, ठीक है, हर जगह काम आने वाला है, बहुत जगह पर काम करेंगे, ठीक है, याद रहेगा। चलो अब आते हैं बेटा हम लोग किस पर, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर बात करते हैं। तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है समझो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंकेज विद द एनी सरफेस इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दैट नॉर्मली पासेस थ्रू द सरफेस। अब बात समझो मेरी, डिफिनेशन पे बिल्कुल मैटर नहीं करता है, मेरी बात को समझोगे क्या मैं कहना चाह रहा हूं, ध्यान दो। अब मान लो बेटा हमारे पास ये कोई एक सरफेस है, ये एक सरफेस है, इस सरफेस का एरिया कुछ भी रहा होगा, मान लो ए रहा होगा, कुछ भी रहा होगा मान लो, ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। अब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं सरफेस के कैसी हैं, परपेंडिकुलर है। जैसे समझो ये क्या भाई, ये मान लो हमारे पास एक प्लेन है, ये हमारे पास एक प्लेन है, तो इस पर, इस प्लेन पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, कैसी, परपेंडिकुलर। कैसी लाइन पास होनी चाहिए, परपेंडिकुलर पास होनी चाहिए। जो लाइंस परपेंडिकुलर पास होंगी उन्हें ही हम लोग क्या बोलते हैं, उन्हें बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज नथिंग, इट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। आई बात समझ में, आई बात समझ में भाई, हाँ हाँ सुनो। अब यहां पर कितनी फील्ड लाइंस हैं, 2, तो यहां पर कितना हो गया 2।
अब एक चीज समझो, आप मान लो यहां पर और इधर फील्ड लाइंस जा रही थी, इधर और फील्ड लाइंस जा रही थी, इधर और फील्ड लाइंस जा रही थी, इधर और फील्ड लाइंस जा रही थी। अब देखो हमें क्या करना है, वही फील्ड लाइंस लेनी है जो सरफेस के परपेंडिकुलर हो और सरफेस से पास होती हैं। तो बताओ यहां पर कितनी पास हो रही हैं? एक्चुअली यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितनी हैं? 6 हैं। बट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो 6 हैं, बट पास कितनी हो रही हैं? 2। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया कितना? 2 हो जाता है। कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया? 2 हो गया। आई बात समझ में? बात समझ में आ गई? इलेक्ट्रिक फ्लक्स को किससे नोट करते हैं बेटा हम लोग? फाई से। ठीक है, अब सुनो, मान लो इसका एरिया मैंने क्या कर दिया? इंक्रीज कर दिया। एरिया क्या कर दिया भाई? इंक्रीज कर दिया। ये एरिया इंक्रीज करवा दिया। अब एरिया जब इंक्रीज हो गया, एरिया इंक्रीज कर दिया, तो अब देखो ये भी लाइन्स आ गई। ये लाइन ऐसे जा रही थी, ये लाइन हो गई, ये लाइन हो गई भाई, 2 लाइन्स यहां से पास हो ही रही थी, तीसरी भी पास हो गई, और ये 4th हो गई, और ये 5th। ये 5th अभी बाहर से जा रही है। तो अब ध्यान से देखो, अब कितनी लाइन पास हो रही हैं? 1 2 3 और 4। अब इसका मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है? 4 है। देखो ये लाइन, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये दोनों लाइंस जो हैं इस सरफेस से पास नहीं हो रही थी, इसलिए हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं कह सकते हैं। आई बात समझ में? तो समझ में आया कि भाई जो फ्लक्स है, फ्लक्स जो है वो एरिया इंक्रीज करने पर, क्या इंक्रीज करने पर? एरिया इंक्रीज करने पर क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। मतलब फ्लक्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके है? एरिया के। फ्लक्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके हो गया? एरिया के हो गया। बात समझ में आ गई होगी? अब सुनो और क्या किया जाए। दूसरी चीज, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से इंक्रीज कर दें, अभी तक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फार थी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या था? कम था भाई। अब की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस से क्या कर दिया? इंक्रीज कर दिया। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कब इंक्रीज होंगी? जब क्या चेंज होगा भैया? इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होगा। जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस चेंज होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा, है ना? अब सुनो, अब यहां पे क्या हुआ? फील्ड लाइंस ज्यादा हो गई। अब जब फील्ड लाइंस ज्यादा हो गई तो इसका मतलब यहां कितनी हो गई? 1 2 3 1 2 3। ठीक है, अब सुनो, इसको नहीं मानना, ठीक है? चलो सुनो, कितनी? 1 2 3 4 5 6। कितनी? फ्लक्स कितना हो गया? 6 हो गया। इसका मतलब यहां पर क्या बढ़ी? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बढ़ी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बढ़ी, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ी। जो फाई है वो और किस पर डिपेंड करता है भाई? जो फाई है वो डिपेंड करता है मैग्नेटिक, इलेक्ट्रिक फील्ड पर। किस पर डिपेंड करता है बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड पर भी डिपेंड करता है। जो फाई है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके हो जाता है? ई के हो जाता है। क्या यहां तक बातें समझ में आई भाई? क्या यहां तक बातें समझ में आई कि नहीं आई? आई? हाँ। अब सुनो, डिफिनीशन समझ लो भाई। डिफिनीशन क्या होती है? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दैट नॉर्मल पास थ्रू द सरफेस। मतलब किसी भी सरफेस से परपेंडिकुलर पास होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ही क्या कहलाएंगी? हमारी इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाएगा। आई बात समझ में? अब सुनो भाई, आगे सुनो, आगे सुनो बेटा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, अभी तो थोड़ा सा बात करेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिनोट करते हैं बेटा फाई से। फाई जो होता है डिपेंड करता है, अभी बता दिखा आपको, ए पर डिपेंड करता है, और जो फाई है वो डिपेंड करता है किस पर? इलेक्ट्रिक फील्ड पर डिपेंड करता है। 2 बातों पर डिपेंड करता है। तो हमने कहा फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, या फाई इज इक्वल टू हम निकालते हैं ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। क्योंकि ध्यान से देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। आपने भी पढ़ा एरिया भी कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो जब ये वेक्टर क्वांटिटी हैं तो फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ये फार्मूला आप याद रखेंगे क्या? हाँ। या फिर इसको बेटा ऐसा भी लिख सकते हो, फाई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। क्या लिख सकते हो? फाई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। देखो डाट लगा है ना, डाट हटाओगे तो क्या आएगा? कॉस थीटा आएगा। तो फाई इक्वल टू क्या आ जाएगा? ई ए कॉस थीटा आ जाएगा। क्लियर है बात? हमारी बात समझ में आ रही बात है? क्लियर रहेगा? चलो, तो फाई इक्वल टू क्या आ गया? ई ए कॉस थीटा। जहां पर बेटा ई क्या है?
ई आपकी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, और ए क्या है, एरिया है, और कास थीटा क्या बेटा, थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन ई वेक्टर एंड ए वेक्टर, ई वेक्टर एंड ए वेक्टर। कहाँ का है, ई वेक्टर और ए वेक्टर के बीच का एंगल है। क्लियर। अच्छा, इसकी यूनिट ध्यान दो बेटा, यूनिट समझ लेते हैं इसकी हम भाई। यूनिट क्या कह रही भैया, देखो ध्यान दो, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होती थी, न्यूटन पर कूलाम, और एरिया क्या होती है, मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम, वही तो लिखा है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। तो ये किसकी यूनिट आ गई भाई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की आ गई। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट क्या होगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। समझ में आई बातें, समझ में आई भाई, पक्का, कोई दिक्कत ना ही ना। चलें, चलो अब सुनो, हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। डायमेंशन भी निकालना है क्या, निकाल दिया जाए। इतनी बात समझ में आ गई भाई। फाइव इक्वल टू क्या होता है, ई ए कास थीटा। डायमेंशन जरा चेक कर लो, डायमेंशन बता दिया जाए, जान दो। अच्छा देखो क्या फार्मूला होता था, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। तो बताओ न्यूटन मतलब क्या, फोर्स, एम एल टी माइनस 2, एम मीटर, मीटर मतलब लेंथ, लेंथ का स्क्वायर हो जाएगा अपान कूलाम, कूलाम मतलब चार्ज। उस चार्ज की डायमेंशन कितनी होती थी, 80। सॉल्व करो भाई इसको, तो हो जाएगा बेटा क्या हमारे पास, एम, एम लिख दो, एल, एल कितना हो जाएगा, L3 हो जाएगा। टी की पावर यहाँ 1 है, ऊपर जाएगा माइनस का 1, माइनस का 2 ऑलरेडी है तो माइनस का 3 हो जाएगा, और ए लिखा है तो ए की पावर -1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ML3T माइनस 3 ए माइनस का 1। ये आगे डायमेंशन। अब बेटा क्वांटिटी कैसी होती है, क्वांटिटी, क्वांटिटी कैसी होती है भाई, ये स्केलर। कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी। बात समझ में आ गई, कैसी क्वांटिटी है भाई, ये स्केलर क्वांटिटी होती है। क्लियर है यहाँ तक, स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है भाई, स्केलर क्वांटिटी, और स्केलर क्वांटिटी हो गई, ठीक है। डायमेंशन समझ में आ गया, क्वांटिटी समझ में आ गई, क्लियर। अब समझो, आगे चलें। हाँ, अब एक केस ले लेते हैं, अगर बेटा थीटा हमारे पास कितना हो जाए, 0 हो जाए। अब जब थीटा 0 हो जाए, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ई वेक्टर एंड ए वेक्टर आर इन सेम डायरेक्शन। कहाँ पर हो जाएं, सेम डायरेक्शन में हो जाएं, तभी तो होता है। हाँ सुनो ध्यान दो, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द एरिया वेक्टर बोथ, क्या लिखा हुआ है, बोथ सेम डायरेक्शन। इसको सही कर लो भाई, क्या लिखा हुआ है, बोथ सेम डायरेक्शन। कहाँ पर हो जाएं, सेम डायरेक्शन में हो जाएं। तो सेम डायरेक्शन में हो जाएंगे क्या है, समझो। देखो यहाँ पर बेटा, यहाँ पर क्या है, ये आपका एरिया वेक्टर हो गया, और इसी डायरेक्शन में क्या है, ds, हमने इसको dA बोला है, सरफेस एरिया इन्होंने बोला, हमने एरिया बोल दिया। तो ds दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो फाइव इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, ई ए कास 0, और कास 0 की वैल्यू कितनी होती है भाई हमारे पास, कास 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो फाइव इक्वल टू कितना आ जाएगा, ई ए, फाइव इक्वल टू कितना हो जाएगा, ई इंटू ए। बात समझ में आई क्या भाई, आई कि नहीं आई है, क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट ध्यान दो बेटा, केस नंबर 2। अब की क्या हो जाए, थीटा 90 हो जाए, और थीटा 90 होने का मतलब क्या बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर बोथ आर परपेंडिकुलर। मतलब समझो भाई, देखो ये हमारे पास क्या है, सरफेस है, और ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। एरिया वेक्टर इस सरफेस पर कैसा होगा, परपेंडिकुलर होगा। बताओ दोनों के बीच का एंगल कितना दिख रहा है आपको, 90 दिख रहा है। और जब 90 दिखेगा बेटा, तो फाइव इक्वल टू कितना हो जाएगा, ई ए कास 90, और कास 90 की वैल्यू बताओ कितनी होती है भाई यहाँ पर, 0। तो फाइव इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। फाइव इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। इसका मतलब कोई भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्रोड्यूस नहीं होगा,
कोई भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्रोड्यूस नहीं होता है। इस कंडीशन में कोई भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्रोड्यूस नहीं होता है। बात समझ में आ गई होगी, बात समझ में आ रही होगी, क्लियर है। चलो नेक्स्ट पॉइंट ध्यान दो बेटा, नेक्स्ट पॉइंट ध्यान दो बेटा। कह रहा थीटा 180 डिग्री बन जाए, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर है और एरिया वेक्टर इधर की ओर है। तो बताओ दो लाइंस के बीच में कितना एंगल बनता है, 180 तो बनता है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शंस। कहां पर हो जाए बेटा, अपोजिट डायरेक्शन में हो जाए। और जब अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएंगे तो फाई इक्वल टू कितना होता है, ई ए कास 180। तो फाई इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, ई ए, और कास 180 वैल्यू कितनी होती है, -1। तो फाई इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस का ई ए। फाई इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस का ई ए। बात समझ में आ गई, कितना आएगा, माइनस का ई ए आ गया। क्लियर, कोई डाउट नहीं ना, पक्का। चलो आगे चलें, चलो भाई आगे चलो, आगे चलते हैं। इसके बाद आता है बेटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है किस किस बात पर डिपेंड करता है, डिपेंडेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स किस बात पर डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ध्यान दो बेटा, पहला पॉइंट ध्यान दो, फर्स्ट पॉइंट में ध्यान दो बेटा। जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द एज सरफेस डिपेंड्स ऑन द टोटल चार्ज एंड द मीडियम इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। किस पर डिपेंड करता भाई, चार्ज पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता भाई, चार्ज पर डिपेंड करता है। अरे भाई ध्यान से देखो, जितना ज्यादा चार्ज होगा भाई, देखो चार्ज जितना ज्यादा होगा बेटा उतनी ज्यादा क्या होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी, और जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी उतना ज्यादा क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, और जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उतना ज्यादा क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। सिंपल सी बात है। चार्ज से क्या जनरेट होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसको बताती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को बताती हैं। और जो फाई होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है, ई के। जितना ज्यादा ई होगा उतना ज्यादा क्या होगा बेटा, फाई होगा। सिंपल सी बात है कि नहीं है, हाँ ठीक। तो बात समझ में आ गई। और दूसरी बात किस पर डिपेंड करती है, मीडियम पर डिपेंड करती है। कैसा मीडियम है, क्योंकि भाई मीडियम चेंज होगा तो चेंजेस आ जाएंगे। ठीक है, ये पॉइंट समझ में आ गया। सेकेंड पॉइंट, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स passing through the a surface does not depends on the shape and size of the surface and the distribution of the charges inside the surface। मतलब क्या कह रहा भैया, चाहे वो ऐसा हो, चाहे ऐसा हो, चाहे ऐसा हो, चाहे ऐसा हो, उसके शेप और साइज पर डिपेंड नहीं करती है। कौन, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स है क्या, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या किसी शेप पर डिपेंड करेंगी ना, हो सकता है थोड़ा सा स्पेस हो, कई सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही हो, एक दूसरे से बहुत ही क्लोज हो, तो वहां पर भी ज्यादा हो सकता है। क्या मतलब समझो, कहने का मीन्स है बेटा, मान लो इतना सरफेस है, इतने से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये जा रही हैं, तो ये भी तो पॉसिबल हो सकता है। अब मान लो यहां पे हो सकता है, ये भी शेप है, इससे 2 ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही हैं, 3 ही जा रही हैं, तो अब यहां पे शेप पर डिपेंड कर रहा है, नहीं, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर 7 है और यहाँ पर 3 है, तो क्या शेप पर डिपेंड नहीं करेगा। बात समझ में आ रही, समझ में आ रही बातें, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट देखो बेटा, गॉस थ्योरम की बात करते, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, गॉस थ्योरम की बात करते हैं। यार ये पहले बताओ गॉस थ्योरम की जरूरत क्यों पड़ी, गॉस थ्योरम आखिर जरूरत क्यों पड़ी, इसको पहले देखो। हर चीज कब आती है, जब कोई ना कोई जरूरत पड़ती है। भाई डिजिटल बोर्ड या इस ऑनलाइन का कब आया, जब कोरोना आया, जरूरत पड़ी। मोबाइल घर से बच्चे निकल नहीं पाए, तब जरूरत पड़ी ना। तो ऐसे हर चीज की क्या होती है, जरूरत, और जरूरत पड़ने पर ही चीजें आती हैं, है ना। चलो ध्यान दो, देखो अभी मान लो बेटा हमारे पास एक पॉइंट चार्ज होता था, और पॉइंट चार्ज से आपको अगर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता था, तो आप यहाँ पर E इक्वल टू कहते थे 1/4 पाई इफ साइलेंट नॉट Q/r²। आप ये फार्मूला लगाते थे। अब इस फार्मूले से आप तुरंत निकाल करके दे देते थे क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन दिक्कत जानते हो क्या आई,
जब बहुत बड़े वायर आ गए, जब प्लेट्स आ गई, बहुत बड़ी बड़ी प्लेट्स आ गई, लार्ज प्लेट्स आ गई भाई, स्मॉल नहीं रह गया, लार्ज हो गया, और स्पेयर्स आ गए, स्पेयर हो गए। जब ऐसे ऐसे बड़ी बड़ी चीज़ों की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की जरूरत पड़ी, तब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज के बस की बात नहीं थी। तब इसने मैं अपने हाथ खड़े कर लिए, भाई मुझसे नहीं हो पाएगा, मुझसे नहीं हो पाएगा। तो अब इसके लिए कौन आया? गॉस आया, गॉस थ्योरम आई। एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम गॉस है, उन्होंने अपनी एक थ्योरम दी, और थ्योरम क्या कहती है जरा आइए बात करते हैं। तो बेटा गॉस थ्योरम कहती क्या, जरा ध्यान दो। गॉस थ्योरम कुछ नहीं कहती है, कहती है भाई, कहती है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है एक्चुअली वो क्या होता है, 1/ε नॉट टाइम्स होता है किसका? नेट चार्ज का। किसका होता है? नेट चार्ज। किसी भी क्लोज्ड सरफेस पर, क्लोज्ड सरफेस में जो, किसी भी क्लोज सरफेस में जो फ्लक्स होगा, फ्लक्स मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, फ्लक्स मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और फ्लक्स कहां से आएगा? सिंपल सी बात है, फ्लक्स कहां से आता है? अभी बढ़ाया भाई, चार्ज से क्या आती है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से क्या आती है? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या आता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देखो ध्यान से देखिएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स किससे आया? इलेक्ट्रिक फील्ड से। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहां से आई? चार्ज से। तो सारा का सारा मामला किसका है? चार्ज का है ना। तो चार्ज ही तो क्या जनरेट कर रहा है? फ्लक्स जनरेट कर रहा है। जब चार्ज ही नहीं होगा तो फ्लक्स होगा क्या? नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ही नहीं प्रोड्यूस होंगी, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस नहीं होंगी तो बताओ फ्लक्स जनरेट हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। सिंपल सी बात है। आई बात समझ में? आई बात समझ में? क्लियर है? अब सुनो, फाई, अच्छा फाई आ गया, चलो फाई इक्वल टू क्या हो गया? 1/ε इंटू क्या आ गया है? क्यू नॉट। अच्छा कहते क्या है? कहते जो टोटल फ्लक्स होगा किसी क्लोज सरफेस से वो 1/ε टाइम्स होता है किसका? नेट चार्ज का। टोटल चार्ज का 1/ε टाइम्स होता है, यही कहता है। आई बात समझ में? डिफिनेशन पढ़ लो। कहता है द सरफेस इंटीग्रल, ये सरफेस इंटीग्रल है, छोड़ो, द सरफेस इंटीग्रल ऐसे पढ़ लो, द सरफेस इंटीग्रल ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ओवर एनी क्लोज सरफेस। ये बहुत वर्ड यूज रही है, बहुत जरूरी वर्ड है, क्लोज सरफेस। गॉस थ्योरम इज ऑलवेज अप्लीकेबल फॉर द क्लोज सरफेस कॉल्ड द गॉसियन सरफेस। ठीक है, इन द फ्री स्पेस इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल होता है? 1/ε टाइम्स ऑफ द नेट चार्ज इनक्लोज्ड विद द सरफेस। मतलब सरफेस पर कितना नेट चार्ज है उसका 1/ε टाइम्स होता है। वही क्या है? गॉस थ्योरम। वही क्या है भाई? गॉस थ्योरम। क्या होता है? क्लोज इंटीग्रेशन। ये क्लोज क्यों लगाया? क्योंकि सरफेस कैसा होगा? क्लोज। क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डीए वेक्टर, हमने ए वेक्टर पढ़ाया आपको, इनटू क्यू नेट अपान क्या होता है? ε0। याद रखेंगे भाई, ये यही है क्या? गॉस थ्योरम। क्या है? गॉस थ्योरम। क्लियर? पक्का? चले, चलो आगे। गॉस थ्योरम बात समझ में आ गई बेटा? कोई डाउट है? नहीं ना? दिक्कत की बात नहीं? गॉस थ्योरम की क्यों जरूरत पड़ी, बात समझ में आई? हाँ, अब चलो आगे चलते हैं। अब चलते बेटा, थोड़ा सा हम बात करते हैं इसके प्रूफ की, कहां से आई गॉस थ्योरम। डेरिवेशन देखते हैं इसका, डेरिवेशन देखते हैं, डेरिवेशन देखते हैं कहां से आया है भाई। आओ ध्यान से देखो। सबसे पहले हमने क्या बोला बेटा कि हमारे पास एक कोई इनक्लोज सरफेस है, ये सरफेस है, और यहां पर हमने कहा कितना चार्ज है? तो क्यू चार्ज है। इस क्यू चार्ज से आर डिस्टेंस तक, कहां तक? आर डिस्टेंस तक एक कोई पॉइंट O है ये मान लो, और ये पॉइंट क्या है? P। इसका टोटल एरिया कितना बेटा हमारे पास है? A। टोटल एरिया कितना है? A। यहां पर एक छोटा सा स्मॉल एलिमेंट हम मान लेते हैं DA है।
इस टोटल छोटे से एरिया का नाम क्या हो गया हमारे पास, डी। कितना हो गया भाई, डी हो गया। अब बताओ अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर होती है, आउटसाइड। पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर होती है, आउटसाइड। तो देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। और आपको पढ़ाया एरिया वेक्टर जो होता है वो भी परपेंडिकुलर होता है सरफेस पर। तो ये सरफेस है, ये इनक्लोज सरफेस है। इस इनक्लोज सरफेस पर एरिया वेक्टर भी क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। और जब बेटा परपेंडिकुलर होगा तो ये ऐसे बनेगा जाकर के, हमने कहा ये डीए वेक्टर है। क्या है ये, डीए वेक्टर। अब जरा ध्यान से देखो, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर हैं, सेम डायरेक्शन में है। और जब सेम डायरेक्शन में तो एंगल कितना बनेगा, जीरो। कितना बनेगा, जीरो बनेगा। अब अगर ये चार्ज है और ये छोटा सा पॉइंट है तो बताओ पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाल सकते हैं आप। तो क्या निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या होता था भाई, E = 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q अपान R। तो हमने कहा ये डिस्टेंस कितनी है, R है ही है, अपान क्या हो जाएगा, R²। तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। अब बेटा यहां पर मैंने कहा कि फ्लक्स कितना पास होगा, तो भाई बात करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना पास होगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द सरफेस, थ्रू द सरफेस डीए। इस छोटे वाले सरफेस से निकालना है। तो ध्यान दो क्या होगा भैया, कितना होगा बेटा हमारे पास, d5 होगा। हमने कहा अरे यार एरिया छोटा है तो फ्लक्स भी क्या होगा, कम होगा। एरिया बड़ा होगा तो फ्लक्स भी क्या होगा, बड़ा होगा, क्योंकि प्रोपोर्शनल ही है रहा। हाँ ठीक है। अब सुनो आगे, तो फाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, E इंटू ई वेक्टर डॉट डी वेक्टर। तो डी फाई इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा। तो थीटा की वैल्यू कितनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर कहाँ है, सेम डायरेक्शन में है। कितना हो जाएगा भैया, 0 डिग्री। जब 0 बन जाएगा बेटा तो डी फाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, E इंटू डी ए और कॉस 0 को वैल्यू 1। तो डी फाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, ई डी ए। कितना बन गया, ई डी ए बन गया। क्या बन गया भाई, ई डी ए बन गया। क्या बात समझ में आई होगी, क्या बन गया है, ई डी ए बन गया। कोई डाउट है, नहीं ना, चलो आगे चले, आगे चले भाई। चलो अच्छा सुनो, ई डी ए बन गया। अब हमें निकालना किससे है, पूरे सरफेस से निकालना। इतने से एरिया डी ए, फिर डी ए, डी ए, डी ए, डी ए, डी ए, डी ए, डी ए मिला के कितना हो जाएगा, ए बन जाएगा जा करके। इतने से फ्लक्स है डी फाई, डी फाई, डी फाई, डी फाई, डी फाई, डी फाई, डी फाई। अरे यार थोड़ा 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 बहुत सारा है ना। तो बस वही है, क्या करना पड़ेगा, या तो सबमिशन करना है या फिर इंटीग्रेशन करना है। चलो अब हम लोग क्या बात करेंगे भाई, बात करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू होल सरफेस क्या होगा भाई, होल सरफेस से क्या होगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए। ठीक है, यहां पे 1 है, डी फाई का इंटीग्रेशन कितना होता है, 5 पढ़ाया था। ई कांस्टेंट हो जाएगा और डी ए का इंटीग्रेशन हो जाएगा ए। ठीक है, तो 5 इक्वल टू बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी आपने पता किया था, कितनी होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R²। तो लगा दो क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R² इंटू ए फॉर एरिया। एरिया किसका है, स्फीयर का। कितना होता है, 4 पाई R²। तो बताओ 4 पाई से पाई खत्म हो गया, 4 से 4 खत्म हो गया, R² से R² मर गया, कितना बचा, 5 इक्वल टू Q अपान एप्सिलॉन नॉट। यही तो आती है गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम क्या है, 5 इक्वल टू Q अपान एप्सिलॉन नॉट। आई बात समझ में भाई, बात समझ में आई कि नहीं आई, क्लियर है ना, कोई डाउट है। 5 इक्वल टू क्या होता है, Q अपान एप्सिलॉन नॉट। समझ में आ गई बेटा, Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपान एप्सिलॉन नॉट आ जाता है। ओके, कोई डाउट है, कोई दिक्कत परेशानी, कोई समस्या। चलो आगे चलो। अच्छा अब बात करते हैं गॉसियन सरफेस
ये क्या होता है? गॉसियन सरफेस क्या भाई? ये एक इमेजिनरी सरफेस है और कैसा? क्लोज, कैसा? क्लोज सरफेस होता है। गॉसियन सरफेस क्या होता है भाई? गॉसियन सरफेस क्या है? एक इमेजिनरी सरफेस है जो कैसा होता है? क्लोज होता है। तो ध्यान दो, गॉसियन सरफेस इज इनक्लोज सरफेस अराउंड अ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में भी पॉइंट चार्ज, लीनियर भी हो सकता है, सरफेस हो सकता है, या फिर वॉल्यूम चार्ज हो सकता है। इज सच दैट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इंटेंसिटी हैज द सिंगल फिक्स्ड वैल्यू ऑफ द एवरी पॉइंट ऑन द सरफेस एंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस इज नॉर्मल टू द सरफेस। क्या मतलब समझ में आया भाई? मतलब ये समझ में आया कि भाई एक ऐसा क्लोज सरफेस किसी चार्ज के अराउंड एक ऐसा क्लोज सरफेस जहां पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो? डिस्ट्रीब्यूटेड हो, या चार्ज कैसा हो? डिस्ट्रीब्यूटेड हो। कैसा हो सकता है? वो लीनियर भी हो सकता है, सरफेस हो सकता है और वॉल्यूम हो सकता है। ये 3 तरीके के चार्ज होते हैं, अभी मैं आगे आपको बताने वाला हूं, ठीक है? डोंट वरी, नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे, ठीक है? तो बात समझ में आ गई भाई? ये होता है गॉसियन सरफेस, ठीक? अब सुनो आगे, प्रॉपर्टीज पढ़ लो भाई कुछ। पहली प्रॉपर्टी ध्यान दो, गॉसियन सरफेस की प्रॉपर्टी है इट शुड बी क्लोज सरफेस, बताया ही था, सो दैट द क्लियर डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी मेड बिटवीन पॉइंट्स दैट आर इनसाइड द सरफेस, ऑन द सरफेस एंड द आउटसाइड ऑफ सरफेस। मतलब इनक्लोज्ड होने से ये पता चल जाएगा भाई कि वो सरफेस पॉइंट जो है बाहर है, सरफेस पर है या इनसाइड है। 3 पॉइंट हो सकते हैं, एक आउटसाइड हो सकता है, एक सरफेस पर हो सकता है और एक इनसाइड हो सकता है। वो पॉइंट क्लियर हो जाएगा, ठीक है? सेकेंड पॉइंट ध्यान दो बेटा, दिस सरफेस मस्ट पास थ्रू द पॉइंट वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज टू बी कैलकुलेटेड। और समझो, मान लो ये कोई चार्ज है, इस चार्ज से यहां पर आपको फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये जो गॉसियन सरफेस है इससे पास होता हुआ ही होना चाहिए। वो कैसा हो सकता है? सिलेंड्रिकल हो सकता है, स्फेरिकल हो सकता है, कैसे भी शेप में होगा, बट उस पॉइंट से पास करेगा जहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी होती है। बात समझ में आ रही है भाई? क्लियर है ना? चलो आगे सुनो। अच्छा, अगला पॉइंट सुनो, द सरफेस मस्ट हैव अ शेप अकॉर्डिंग टू द सिमेट्रिक ऑफ द सोर्स सो दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द ईच पॉइंट एंड द कांस्टेंट इन द मैग्नीट्यूड। ठीक है? क्या मतलब समझ में आया? कहने का मतलब क्या भैया, जो सरफेस होता है वो सिमेट्रिक होता है। ऐसा नहीं इससे इतने डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई है या डी फाई है, तो यहां पर भी कितनी होगी? डी फाई, यहां पर डी फाई, यहां पर डी फाई, सभी पॉइंट्स पर क्या होती है? सेम होती है। समझ में आई बातें भाई? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कोई डाउट है? नहीं ना? ओके, चले भाई आगे। चलो अगला, एक क्वेश्चन लिखा हुआ है बढ़िया सा, सुंदर सा, कर लिया जाए क्या? ट्राई करेंगे क्या आप लोग? करेंगे क्या ट्राई? चलो भाई ट्राई कर लो। अच्छा करो ट्राई एक बार जरा। करेंगे क्या? करो, मुझे क्या करना है? करना आप लोगों को है ना? कोई बात नहीं, आओ जरा ध्यान दो, मैं बताता हूँ। एक बार मैं बताता हूँ, फिर आप लोग करेंगे ट्राई। आप लोग होमवर्क करेंगे, ठीक है? चलिए, बहुत अच्छा, आ जाओ। कह रहा बेटा, क्या कह रहा है क्वेश्चन में? पहले हमेशा सबसे पहले क्वेश्चन पे दिमाग लगाओ। एक बार ना, 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, जब तक क्वेश्चन ना क्लियर हो जाए तब तक आप पढ़ते रहो क्वेश्चन को, ठीक है? पहले चीज तो क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, तब बात क्वेश्चन, तब आंसर देते हैं। पहले क्वेश्चन समझ में आया, ठीक है? आ जाओ। करा ए पॉइंट चार्ज आप 22.0 माइक्रोकूलम, क्या दे रखा है? चार्ज दे रखा है 2.0 माइक्रोकूलम। तो भैया माइक्रो मतलब बेटा कितना होता है? 10 की पावर -6 कूलम हो गया। बस आगे, एट द सेंटर ऑफ द क्यूब
क्यूब दे रखा है भाई, हाँ ठीक है, क्यूब हमारा ऐसा बनता है, बना दिया होगा क्यूब, ये बन गया भाई, ऐसे कुछ बनता है, ठीक है। चलो सुंदर सुंदर से नहीं बना है, कोई बात नहीं। गॉसियन सरफेस ऑफ 9.0 सेंटीमीटर ऑफ इज, साइड दे रखी है, क्या दे रखी भैया, साइड कितनी, 9.0 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए क्या करते भाई, 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई करते, बहुत बार बताया आपको। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई करते हैं, बहुत बार बताया, ठीक है। आगे, व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द सरफेस, पासिंग थ्रू द सरफेस, कितना, एक सरफेस से कितना पास होगा, ध्यान दो, कुछ नहीं भाई, फाई इक्वल टू क्या होता है, क्यू नेट अपान इप्सिलॉन नॉट, ये टोटल हो जाएगा। अगर यही क्वेश्चन में वन सरफेस बोले तो क्या कर दो, कितने सरफेस होते हैं क्यूब में, अरे वो देखा ना पासा, लूडो खेला ना, लूडो वाला 6 सरफेस होते हैं, एक में 1, एक में 2, 3, 4, 5, 6 लिखा होता है। तो वही एक सरफेस से पास करना हो तो टोटल बाई क्या कर दो, 6 कर दो। नेट निकालना हो, टोटल निकालना हो तो क्या निकलो, क्यू नेट अपान इप्सिलॉन नॉट लिख दो बस। अब देखो बताओ, क्यू नेट की वैल्यू आपको पता है, हाँ पता है, ये वाली रखी है। इप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पता है भाई, कितनी होती है इप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, इप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, यहाँ पे जगह है क्या, हाँ रख दो, इप्सिलॉन नॉट रख दो, 8.85 इंटू 10 की पावर -12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। बताओ आपको क्या निकालना है, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, टोटल निकालना है, तो क्या रखोगे, क्यू नेट अपान इप्सिलॉन नॉट, इस यहाँ पे रखना है ये वाली वैल्यू, और अपान में क्या रखना है, ये वैल्यू। सॉल्यूशन करेंगे, ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे, आंसर इसका हमें कमेंट करके बताएंगे, कैलकुलेशन आपको करनी है, ठीक है, इसका कैलकुलेशन आपको करके देना है मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, मैं आपको तरीका बता दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, कह रहा है हाउ मच इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल कम आउट द सरफेस दे रखा है, एरिया वेक्टर दे रखा है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। एरिया वेक्टर कितना दे रखा है बेटा हमारे पास, 10 J कैप, 10 J कैप, ठीक है। प्लेस्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है ई वेक्टर, कितना भाई, 2I कैप प्लस का 4J कैप प्लस का 7K कैप, ये दे रखा है। निकालना क्या है, फ्लक्स निकालना है, अभी फार्मूला पढ़ा है आपको, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर निकालना है यार, ई वेक्टर की वैल्यू बट्टा रख दो, 2I कैप प्लस 4J कैप प्लस का 7K कैप, और डॉट लगा दो भाई, किसके साथ डॉट लगाना है, ए वेक्टर के साथ, कितना, 10J कैप। अब बताओ जे वाले का मल्टीप्लाई कर दो, 10 4 जा 40, देखो आई है नहीं, के है नहीं, तो जे से मल्टीप्लाई कर दो, 10 4 जा 40 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। तो इस तरीके से क्या आ गया, ये फ्लक्स आ गया। बात समझ में आ गई होगी बेटा, क्लियर है यहाँ तक, क्लियर है यहाँ तक, ओके। तो बात समझ में आ गई। इस पर न्यूमेरिकल हम लोग थोड़ा सा आगे और देखेंगे और बढ़िया बढ़िया से न्यूमेरिकल करेंगे। आज क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं हम लोग अगली क्लास पर, ठीक है। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इसकी पीडीएफ नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल एम एकेडमी पर जा कर के ले सकते हैं। वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ नोट्स मिल जाएगी, और वहाँ पे आप, अभी तक चैनल हमारा पब्लिक नहीं था, अब चैनल पब्लिक हो गया है, कोई भी वहाँ पर जा कर के सर्च कर सकता है।